बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज मेरा लेक्चर नंबर 43 है CS 304 का, और इस 43 लेक्चर के अंदर आपके पास पाँच प्रोग्राम है, जिनमें से हम चार करेंगे। एक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर 44 के अंदर भी, चूँकि यही कंसेप्ट है, सो एक प्रोग्राम हम वहाँ जा करेंगे। पांच टोटल टॉपिक हैं, जिनमें से चार टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे। एक टॉपिक हम उसकी नेक्स्ट 5 वाले टॉपिक की थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। जो उसका प्रैक्टिकल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर 44 में करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेन टॉपिक है जिसके अंदर ये पांच टॉपिक आ रहे हैं, उसका नाम है टेक्निक्स फॉर एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग क्या होता है दोस्तों? एरर हैंडलिंग ये होता है कि जब आपकी एक ऐसी सिचुएशन वाक़ होती है जिस सिचुएशन को ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैंडल नहीं कर सकता। जैसे मैथमेटिक्स की कोई एरर, मान लो आपने 10 को डिवाइड या किसी भी वैल्यू को डिवाइड जब करते हो 0 पे, तो क्या जवाब आता है? उसका जवाब आता है इन्फिनिटी, जिसको कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस तरह जो एरर होती हैं, इन एरर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो 5 तरह की टेक्निक्स हैं हमारे पास C++ में, जिसमें पहली टेक्निक है जी अबनॉर्मल टर्मिनेशन, दूसरी है जी ग्रेसफुल टर्मिनेशन, तीसरी है रिटर्न द इलीगल वैल्यू, चौथी है रिटर्न एरर कोड फ्रॉम अ फंक्शन। तो ये 5 हैं, इन 5 को आपने ज़हन नशीन कर लेना, इनको 5 को आपने इनके नाम याद कर लेना। इनका प्रोग्राम मैं करवाने लगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी एक्सेप्शन हैंडलिंग। यहाँ पे इनकी कोई थ्योरी नहीं है, अगर आपको पेपर में आता है तो आपको अब नॉर्मल टर्मिनेशन का प्रोग्राम आएगा या ग्रेसफुल टर्मिनेशन का कोड आएगा। ये अब नॉर्मल टर्मिनेशन क्या होती है, ये नीचे डेफिनेशन वैसे लिखी हुई है इनकी, ये डेफिनेशन आप कर सकते हैं। सो सबसे पहले आ जाती है जी एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। सो ये होता है जी इन एबनॉर्मल टर्मिनेशन वी डू नथिंग एंड आवर प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड अबनॉर्मली। यानी कहता है अबनॉर्मल टर्मिनेशन के अंदर हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है ना वो टर्मिनेट हो जाता है अबनॉर्मली, यानी ठीक तरीके से टर्मिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको अबनॉर्मली टर्मिनेट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही उसे अबनॉर्मली टर्मिनेट करता है। इफ़ केस ऑफ एनी एरर विदाउट सेविंग प्रोग्राम डाटा, यानी अगर कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरह का कोई अबनॉर्मल एरर मिल जाता है, तो कहता है वो उसी वक्त उस हमारे कोड को, हमारे डाटा को सेव किए बगैर जो है हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। सो अब ये अबनॉर्मल टर्मिनेशन का डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि ये होती क्या है। सो अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं, क्योंकि आपको पेपर में इसका प्रैक्टिकली आएगा। तो इस चैप्टर 43 के अंदर आपके 5 टॉपिक के सिर्फ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी है ही नहीं, बस डेफिनेशन है 5 टॉपिक्स की, ठीक है। उसके बाद इनका प्रैक्टिकल है। अब चलते हैं दोस्तों, मान लो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया गेट नंबर के नाम से। अब जैसे ये प्रोग्राम करवाना हो ना, ये चार टॉपिक के प्रोग्राम करवाऊंगा। एक का मैंने बताया कि नेक्स्ट लेक्चर 44 में करवाऊंगा। ये जो 4 के मैं करवाना ना प्रैक्टिकल, इनको आपने कॉपी नोट पेंसिल और नोटबुक लेके बैठ जाएँ और फटाफट से जो मैं प्रोग्राम करवा रहा हूँ ऊपर पहले हेडिंग दें अब नॉर्मल टर्मिनेशन की, और नीचे फिर आके ये जो कोड मैं करवाने लगा हूँ सेम यही कोड आपने सेम डिटो का भी छाप लेना और पेपर में यही करके आ जाना। अब दोस्तों गेट नंबर, मान लो गेट नंबर के लिए मैंने इंट, और यहाँ पे मैंने एक आर्गूमेंट लिया ए के नाम से, फिर कॉमा इंट एक आर्गूमेंट लिया बी के नाम से। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल बाय रेफरेंस कर रहा हूँ। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि नीचे से इसे 2 आर्गूमेंट मिलेंगे ए और बी, और जो नीचे से डाटा मेंबर मिलेगा ना, मतलब नीचे से जो इसे वेरिएबल मिलेगा, ये उसके एड्रेस को ही बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा है। ये नए सिरे से वेरिएबल यहाँ पे नहीं बनाएगा, बल्कि ये जो ए है ये नीचे से मिलने वाले वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। बेसिकली ये हम इसमें जो भी वैल्यू लेंगे, बेसिकली ये जो हम नीचे से वेरिएबल सेंड करेंगे ये उनमें ही वैल्यू स्टोर करेगा, अपने नए से खुद से वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे कह दिया बैकस्लैश हमने कहा यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा सी इन और ए, और फिर आपको पता है ना ए के सी इन के साथ हम ये ग्रेटर देन दोबारा लगा के 2 वैल्यूज ले सकते हैं। सो ये तो बेसिक जो है वो कंसेप्ट है। सो मैंने 2 नंबर्स ले लिए ए और बी के अंदर, जो मुझे ए और बी ऐसे हुए थे। उसके बाद मैंने क्या करना, उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने कहा इंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर रिटर्न करना है इंट, और यहाँ पे कोटेशन मैंने ऐड करनी है, कोटेशन QUO कोटेशन। और इस कोटेशन फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना, सबसे पहले ये जो ए और बी के अंदर मैंने वैल्यू ली है, इन ए और बी की वैल्यू को नीचे से हासिल करना। तो उसके लिए मैंने ए और इंट बी नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आया और मैंने कहा यहाँ पे रिटर्न कर दो ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। अब दोस्तों मैंने देखो क्या किया, मैंने यहाँ पे आया और मेन में आके मैंने कहा इंट ए कॉमा बी, और उसके बाद मैंने क्या किया, इस गेट नंबर वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। तो मैंने कहा गेट नंबर वाले फंक्शन को कॉल किया, और उसको मैंने ये ए और बी एज ए डाटा मेंबर जो है वो भेज दी हैं, मतलब एज ए पैरामीटर भेज देंगे। अब ये बेसिकली ये क्या करेगा, ये ऊपर से 2 वैल्यूज़ लेगा ए और बी में, बेसिकली वो ए और बी की वैल्यू बेसिकली इन ए बी में रखवा देगा,
ठीक है जी, इतना कर लिया हमने। ए बी में हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी इस गेट नंबर ने हमारे ए और बी ये जो नीचे हमने वेरिएबल डिफाइन किया, हमने इनका बेसिकली एड्रेस भेजा नीचे से। सो इन एड्रेस को हासिल करके ये जो भी वैल्यू लेगा तो वो उस एड्रेस में रखवा देगा जिस एड्रेस को बेसिकली ये हमारा ए और बी जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, ये तो इतना हो गया यार। सिंपली अगर आपको ज़्यादा डीपली समझना है तो फिर आपको हमारे जो लेक्चर लेने पड़ेंगे, क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अभी अगर आपने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो कंसेप्ट मैं आपको देखो अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आती तो फिर मैंने जो आपको तरीका बताया, ये जो कोड करवाया सिंपल सा, इस कोड को नोटबुक में नोट करके पेपर में ऐसे छाप देना। ठीक है जी। अच्छा, गेट नंबर हमने करके क्या किया, हमने 2 नंबर हासिल करेंगे ए और बी में। अब मुझे क्या करना है, ये कोटेशन वाले फंक्शन को कॉल करना और ये इसके ज़रिए डिवीजन करनी है अपने प्रोग्राम की। तो यहाँ पे आ गया और मैंने कहा ए और बी को रिटर्न कर दिया, मैंने इसको भेज दिया। अब ये ए और बी लेकर मुझे उन ए और बी की वैल्यूज़ को डिवाइड करके जो भी आंसर होगा वापस रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा सी आउट, और यहाँ पे मैंने कह दिया आंसर ऑफ ए एंड ए डिवीजन बी, सॉरी ये इस तरह मैंने कर दिया। ठीक है जी। सो बेसिकली ये क्या करेगा, आंसर ऑफ ए की वैल्यू पहले डिस्प्ले करेगा, फिर आगे डिवाइड का साइन, फिर आगे करेगा बी, और आगे फिर इसका जो भी आंसर है वो रिटर्न कर देगा। सो डिस्प्ले कर देगा। तो मैं यहाँ पे अगर कंपाइल करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे देख लो, मान लो दोस्तों मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू दी 10, फिर आगे अगर आपने दूसरी वैल्यू देने के लिए स्पेस अगर आप एंटर करना तो ये बेसिकली खुद ब खुद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ले लेगा। सो मैंने अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 10 एंटर करता हूँ, ये देखो आंसर ऑफ 10 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये देखो अभी ये टर्मिनेट, अब नॉर्मल टर्मिनेट नहीं हुआ। अब नॉर्मल टर्मिनेट कब होगा, जब आप कोई एरर करोगे। मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने नोमिनेटर के अंदर वैल्यू दी 10 और डिनोमिनेटर में वैल्यू दी 0। अब दोस्तों आपको पता ना, जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो क्या होता है, आंसर आता है इन्फिनिटी, और जब वो आंसर इन्फिनिटी आएगा तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अब नॉर्मली बंद कर देगा। एंटर करता हूँ और ये देखो ये है अब नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है जी। अब नॉर्मल हैंडलिंग ये था, ये क्लोज प्रोग्राम किया और ये देखो इसने खुद ब खुद क्लोज कर दिया मेरी स्क्रीन को। सो बेसिकली जब आप इस तरह एरर करते हो और उस एरर की सिचुएशन के अंदर जब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब वो आपकी कंसोल एप्लीकेशन को बंद करता है, तो इसको हम कहते हैं अब नॉर्मल टर्मिनेशन। क्या कहते हैं, अब नॉर्मल टर्मिनेशन। ले जी, मैंने अब नॉर्मल टर्मिनेशन का वो कोड करवा दिया। ये कोड है, ये आपके सामने कोड है, इस कोड को नोट कर लें। ये इतना सा कोड है बस। ठीक है जी, ये इतना सा कोड है। ऊपर तो हेडर फाइल लगी हुई है, तो ये 2 फंक्शन है और उसके अंदर ये इतना सा कोड है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगली टॉपिक पे आप चलते हैं जी। अगली जो टर्मिनेशन आती है जी, वो आ रही है हमारे पास ग्रेसफुल टर्मिनेशन। अब ग्रेसफुल टर्मिनेशन क्या होती है उसको देख लेते हैं। सो दोस्तों कहता है प्रोग्राम कैन बी डिज़ाइन इन सच वे डैट इंस्टेंस ऑफ, तो ये आपने इसकी ये लिख लेना। अगर आपको मेन लो डेफिनेशन आती है तो ये आपने लिख लेना, इन सच अ वे डैट इंस्टेंट ऑफ अब नॉर्मल टर्मिनेशन। कहते हैं जब हमारे प्रोग्राम के अंदर अब नॉर्मल टर्मिनेशन आती है, सो डैट केस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कहता फिर हमारे क्या होते हैं, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। प्रोग्राम परफॉर्म क्लीन अप टास्क, कहता है अगर हम अपने प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है अगर उसे क्लीन अप कर लें, उसके टास्क को अच्छे तरीके से मैनेज करें, तो कहता है मीन वी ऐड चेक फॉर एक्सपेक्टेड एरर्स। फिर कहता है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी एरर को चेक करना पड़ेगा खुद ही, ताकि उसकी हम ग्रेसफुल टर्मिनेशन कर सकें। अब दोस्तों ग्रेसफुल टर्मिनेशन ये होती है कि हमारा सॉफ्टवेयर खुद ब खुद जो है टर्मिनेट ना हो, अब नॉर्मल टर्मिनेट ना हो, बल्कि प्रॉपर तरीके से जो है अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो प्रॉपर हमें एक मैसेज दे, फिर जो है खुद ब खुद जो है वो हमारी कंसोल विंडो को बंद करे प्रॉपर क्लीन अप करके। ठीक है जी। अब उसके लिए दोस्तों यही सेम कोड आपने पेपर में कर गया ना। अगर आपको क्या आता है, ये कोड मैं करवा लूँगा। अब आपको कौन सा, ग्रेसफुल टर्मिनेशन का सारा कोड वैसे ही है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, ग्रेसफुल टर्मिनेशन में सिर्फ आपने यहाँ पे इफ़ इसके अंदर आना है और अंदर आगे आपने कहना इफ़ अगर आपने कहा बी के अंदर वैल्यू है, यानी बी यहाँ पे डिनोमिनेटर को शो कर रहा है, आपने कोटेशन में आए और यहाँ पे लिखा इफ़ अगर बी की वैल्यू इक्वल टू 0 के, सो आपने कहा इस इफ कंडीशन के अंदर आगे और यहाँ पे आगे सिंपली आपने सी आउट के साथ पहले एक मैसेज दे दिया। आपने कहा डिनोमिनेटर कांट बी 0, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। तो ये आपने प्रॉपर एक बेस्ट तरीके से एक मैसेज दिया और उस मैसेज के बाद आपने कहा प्रॉपर ये विंडो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, यानी विंडो खुद हमने क्लोज किया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज नहीं करेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज करेगा तो वो होती है अब नॉर्मल टर्मिनेशन, लेकिन अगर हम खुद प्रॉपर अंदाज से प्यारे अंदाज से क्लीन अप करके एक मैसेज देंगे और फिर एग्जिट के साथ खुद विंडो को बंद करेंगे एरर की सिचुएशन के अंदर, तो इसको हम कहते हैं ग्रेसफुल टर्मिनेशन। ठीक है। सो ये ग्रेसफुल टर्मिनेशन का ये कोड था
जिसमें बस ये देखें मैंने सिर्फ इतनी इफ़ कंडीशन ऐड की है कि अगर बी की वैल्यू 0 के इक्वल है फिर तुम्हें एक मैसेज देकर ना एग्जिट 0 और मेरी विंडो को बंद कर देना। अब देखना मैं आपको करके दिखाता। अब ये ग्रेसफुल तरीके से मतलब प्रॉपर अंदाज से विंडो बंद होगी जब एरर आएगा। तो मान मैंने पहली वैल्यू दी 10 और उसके बाद मैंने कहा स्पेस देके वैल्यू दी 0। अब मैं अगर एंटर करता हूँ ये देखो प्रॉपर अंदाज से कह रहा है जी डिनोमिनेटर कांट भी 0 और उसके बाद प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर जो है बंद हुआ है। कोई जो है उसने इस दफ़ा वो बनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट नहीं की। ठीक है जी। सो ये हो गया आपका ग्रेसफुल टर्मिनेशन का कोड। नेक्स्ट आगे हमारा जो तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम वो है जी एरर हैंडलिंग का टॉपिक। मेन टॉपिक का नाम है एरर हैंडलिंग और उस एरर हैंडलिंग के अंदर जो है पहला जी रिटर्न इल्लीगल वैल्यू। रिटर्न इल्लीगल वैल्यू। अब इल्लीगल वैल्यू का मतलब क्या है? रिटर्न इल्लीगल वैल्यू का मतलब दोस्तों ये है कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर 0 है तो हम उसको खुद ब खुद जो है 1 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। ये डिनोमिनेटर ये मतलब है इसका। सो आपने यहाँ पे क्या किया आपने, अब मैं करवाने लगा कौन सा प्रोग्राम बोला? रिटर्न इल्लीगल वैल्यू। तो ये तीसरा आपका टॉपिक है जिसे मैं प्रोग्राम करवाने लगा हूँ। सारा प्रोग्राम सेम रहेगा, सिर्फ जहाँ पे आपने ये इफ कंडीशन के अंदर लिखा ना b = 0 वहाँ पे आप लिख दोगे b = 1। यानी आपने कहा कि अगर b की वैल्यू 0 है तो उससे खुद ब खुद आपने वैल्यू अपडेट करके आपने वैल्यू चेंज करके b की वैल्यू क्या कर दी? 1 कर दी। इससे क्या होगा? b की वैल्यू पहले 0 थी, ऑटोमेटिक जब आपने 1 की तो क्या हुआ? b में नई वैल्यू स्टोर होगी 0 की जगह पे 1। तो जब 1 स्टोर होगा तो ऑटोमेटिक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। दोस्तों अगर आप इस तरह से खुद से वैल्यू चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपनी एरर को सॉल्व करो, तो इसको हम कहते हैं इल्लीगल वैल्यू, रिटर्न इल्लीगल वैल्यू। ओके जी। बस इतना काम करना था। अब आपको अगर मैं करके दिखाऊँ, देखना ज़रा। अभी देखो मैं पहली वैल्यू देता हूँ 10 और डिनोमिनेटर की वैल्यू दी 0। अब देखो वैल्यू आई है 0 लेकिन इसको क्लोज होना चाहिए, लेकिन देखो वो क्लोज नहीं हुआ। उसने कहा आंसर ऑफ 10 डिवाइड बाई 0 10। देखिए अभी b 0 था, इसके बावजूद 10 जो आप 10 आया। 10 कैसे आया? क्योंकि हमने वहाँ पे b की वैल्यू खुद से अपडेट करके क्या दे दी थी? 1 कर दी थी। समझ आ गई बात? तो दोस्तों इस तरह से जो है हम अपनी चीज़ को मैनेज करते हैं। अगर हम अपने एरर को इस तरह से हैंडल करें कि खुद से उसकी वैल्यू अपडेट कर दें, इस तरह से डिनोमिनेटर की वैल्यू खुद से चेंज कर दें ताकि जवाब जो है इन्फिनिटी ना आए, तो इसको हम कहते हैं रिटर्न इल्लीगल वैल्यू। तो ये तीसरा टॉपिक भी आपने कर दिया, इसका कोड भी कर दिया। अब चौथा जो टॉपिक है इसका वो आता है जी रिटर्न एरर कोड। रिटर्न एरर कोड क्या होता है? अब इसको देखते हैं। रिटर्न एरर कोड दोस्तों ये होता है जहाँ भी आपने ये लिखा ना इफ़ इक्वल टू 0, तो यहाँ भी आपने अब खुद से वैल्यू अपडेट नहीं करोगे, बल्कि आप एक जो है ना वो एरर रिटर्न करोगे। मतलब आपने यहाँ पे कह दिया रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू का मतलब मेरा जो एरर है वो आ चुका है। मतलब बेसिकली आप यहाँ पे ये बताओगे कि एरर आया कि नहीं आया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे कह दिया रिटर्न फॉल्स कि एरर नहीं आया। तो अगर एरर आएगा यानी b की वैल्यू 0 के इक्वल, इसका मतलब एरर आने लगा। क्योंकि b की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि जवाब आएगा इन्फिनिटी। तो जब जवाब इन्फिनिटी आएगा सो हमारा एरर जो है वो आ चुका है। सो हमने कह दिया रिटर्न ट्रू। और अगर ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी तो हम कह देंगे रिटर्न फॉल्स, हमारा एरर नहीं आया। अब आप किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो? आप बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। सो उसके लिए आप डाटा लिखोगे बूल। ठीक है। अब दोस्तों ये जो बूलियन वैल्यू रिटर्न आप कर रहे हो इसको आप कहाँ पे गेट करोगे? यहाँ पे गेट नंबर के अंदर। ठीक है। यहाँ पे गेट नंबर हमें वैल्यू गेट करके देगा, सॉरी, लेकिन अभी नहीं, बल्कि वो हम यहाँ पे करेंगे इफ़ के अंदर। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कह दिया इफ़ के अंदर आया मैं, और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने यहाँ पे कोटेशन को कॉल किया, पहले कोटेशन फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पे जो जैसे करवा रहा हूँ वैसे आपने करना है। तो यहाँ पे इफ़ के अंदर आपने इसको कॉल किया और उसके बाद आपने इसको a, b भिजवा दिया। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों मान लो कि ये जो कोटेशन है ये आपको भेजता है ट्रू। क्या भेजता है? ट्रू। तो ट्रू का मतलब क्या? 1। तो आपको पता है ना जब इफ़ कंडीशन के अंदर यहाँ पे 1 आएगा तो ये इफ़ कंडीशन चल जाएगी। तो अगर ये इफ़ कंडीशन चल जाएगी तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जब हमें ट्रू रिटर्न हो के आए, तो यहाँ पे जब इफ़ कंडीशन चले तो ये हमें क्या करे? स्क्रीन पे मैसेज दे दे डिनोमिनेटर, सेम वही जैसे आपने ग्रेसफुल टर्मिनेशन में किया था। सिर्फ फ़र्क इतना कि वहाँ पे आप डायरेक्ट कर रहे थे, आगे मैसेज दे के एग्जिट कर रहे थे। अब हम यहाँ पे वैल्यू पहले रिटर्न कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आगे मैसेज दे रहे हैं। सो हमने कह दिया डिनोमिनेटर कांट बी 0। ओके, ये कह दिया आपने, और उसके बाद आपने सिंपली एग्जिट कर दिया। एग्जिट 0 या एग्जिट 1 कुछ भी कर दो, ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है जी। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन नहीं चलती तो इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, यानी हमारे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। सो फिर हमने कहा एल्स में आ जाओ, और एल्स में आके सिंपली हमने ये वाला कोड ये जो है ना ये एल्स में कट करके डाल दी, यहाँ पे हमने डाल दी। ठीक है। अब अगर आपका एरर आएगा तो फिर ये वाला कोड चल जाएगा, और अगर एरर नहीं आएगा तो फिर ये वाला कोड चल जाएगा। सो दोस्तों ये था आपका कौन सा कोड, ये कौन सा मैंने प्रोग्राम करवाया? रिटर्न एरर कोड वाला। ठीक है जी। ये सिंपल नीचे से भी देख ले, मेन में मैंने क्या चेंजिंग की है, और ऊपर ये कोटेशन में सिंपल मैं लिखा रिटर्न ट्रू, और नीचे इफ़ के बाहर आके रिटर्न फॉल्स।
लेकिन ये आपके चारों प्रोग्राम मैंने करवा दिया। उम्मीद है आपको चारों प्रोग्राम की समझ आई होगी। अब अगर रिफ्रेश इसे कंपाइल किया मैंने और पहले दफ़ा देखिए मैंने वैल्यू दी 10 और 20, ये 20 देखिए मैंने एंटर किया, देखो जो आपका आया 0 क्यों आया, क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में छोटी वैल्यू, इसलिए जवाब 0 आ गया। ओके, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे जवाब डिनोमिनेटर में 0 दूंगा, मान लो कुछ इस तरह से मैंने क्या दिया, जैसे मान लो मैंने क्या दिया 10 और 0, एंटर किया और देखो क्या रहा है, डिनोमिनेटर कांट भी 0 और उसके बाद प्रॉपरली वो क्लोज हो गया। सो ये थे आपके 4 प्रोग्राम, कौन कौन से, अब नॉर्मल टर्मिनेशन, ग्रेसफुल टर्मिनेशन, और उसके बाद आपका कौन सा था, रिटर्न इलीगल वैल्यू, और फिर रिटर्न इलीगल एरर कोड, रिटर्न इलीगल एरर कोड या इलीगल वैल्यू और एरर कोड। ठीक है जी, ये हो गया आपका। उसके बाद हमारा 5वां टॉपिक जो है वो कौन सा जी, अब एरर हैंडलिंग के कुछ यहाँ पे उन्होंने जो है ना वो डिसएडवांटेजेस बताए हैं। ये डिसएडवांटेजेस आपने पढ़ने हैं, ज़रूर पढ़ने हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है ना एरर हैंडलिंग, इसमें नीचे ये लिखा हुआ है इशूज़ इन एरर हैंडलिंग। कहता है एरर हैंडलिंग के जो ऊपर हमने टॉपिक पढ़े हैं ना, मतलब ये 4 जो टॉपिक ऊपर पढ़े हैं ये एरर हैंडलिंग के, और इसमें हमारा मोस्टली इशूज़ आते हैं। ठीक है, और एरर हैंडलिंग कई दफ़ा अच्छे से वर्क नहीं करता। कहता प्रोग्रामर समटाइम हैज़ टू चेंज द डिज़ाइन टू इनकॉर्पोरेट एरर हैंडलिंग। कहता प्रोग्राम कई दफ़ा जो है इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज कर देते हैं एरर हैंडलिंग का, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रोग्रामर हैज़ टू चेक द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। कहता प्रोग्राम को बार बार इसकी रिटर्न टाइप जो है वो चेक करनी पड़ती है। वेदर एन एरर हैज़ अकर्ड, कहता चाहे वो एरर अकर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी, सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस उसने लिखे हुए। नेक्स्ट आ जाता है जी, प्रोग्रामर ऑफ कॉलिंग फंक्शन कैन इग्नोर द रिटर्न वैल्यू। कहता है जो प्रोग्रामर होते हैं वो कई दफ़ा जो फंक्शन कॉलिंग फंक्शन होता है उसकी रिटर्न टाइप लिखना भूल जाते हैं, यानी इग्नोर कर देते हैं उसको। ये भी एक एरर आ सकता है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है एरर हैंडलिंग का। उसको कहता है रिजल्ट ऑफ द फंक्शन माइट कंटेन इलीगल वैल्यू। कहता है कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आपका रिजल्ट इलीगल वैल्यू है, दिस में केस अ सिस्टम क्रैश लेटर। तो कहता है मे बी ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका कुछ देर के बाद जो है सिस्टम क्रैश कर सकता है। प्रोग्राम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज, कहता है प्रोग्राम जो है वो बहुत कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है इसके अंदर अगर हम एरर हैंडलिंग करें तो। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट वगैरह जी, द एरर हैंडलिंग कोड इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। एरर हैंडलिंग कोड इज़ मिक्सड विद प्रोग्राम लॉजिक। कहता है ये कम्प्लेक्सिटी इस तरह से इंक्रीज़ करता है कि जो हमारा एरर हैंडलिंग का कोड होता है वो और जो हमारा प्रोग्राम लॉजिक का कोड है दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसलिए द कोड बिकम्स लेस रीडेबल। कहता है प्रोग्राम को हम अच्छे तरीके से कोड को रीडेबल करना इतना ईजी नहीं होता इसको। उसको कहता है डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, कहता है इसको तब्दील करना जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। ये थ्रेटिकल, ये पहला थ्रेटिकल टॉपिक था इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एरर हैंडलिंग। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट इस चैप्टर का जो दूसरा थ्रेटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इस एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसका थ्योरी के लिहाज से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जो इसका प्रोग्राम है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर 44 में आपको करवाऊँगा। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग कहता है एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ मच एलिजेंट सोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू अदर एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म। कहता है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है एज़ कम्पेयर टू अदर एरर हैंडलिंग। जो मैकेनिज्म आपने ऊपर यूज़ किए हैं 4, उनमें से कहता है ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। इट अनेबल्स सेपरेशन ऑफ मेन लॉजिक्स एंड एरर हैंडलिंग कोड। कहता है ये हमारे जो है ना एरर लॉजिक, मेन जो लॉजिक होती है उसको और जो एरर हैंडलिंग कोड होता है उसको अलग अलग कर देता है, ताकि हमें समझना ईजी हो जाए, उसे मॉडिफाई करना जो है हमारे लिए ईजी हो जाए। सो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के 2 एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म के। उसके बाद आ जाता है जी एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस। कहता है एक्सेप्शन हैंडलिंग करते कैसे हैं। प्रोग्रामर राइट द कोड दैट इज सस्पेक्टेड टू केस इन एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक। कहता है अगर जो प्रोग्रामर है वो हमारा कोड जो राइट करते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर, अगर हमारा कोई यानी वो कोड जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर जो है राइट करते हैं। उसके बाद कहता है दूसरा जो चीज़ है वो आता है जी कोड सिलेक्शन दैट एनकाउंटर्स एंड एरर थ्रोज एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंटेड एक्सेप्शन। कहता है हम जो अपना हमारा पहले तो उसने ये बताया कि हम जो सही कोड होता है यानी जो लॉजिक वाला कोड होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर। दूसरा उसने ये बताया कि अगर आपका कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को हम थ्रोज ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो वापस रिटर्न करते हैं। उसको कहता है कैच ब्लॉक्स फॉलो ट्राई ब्लॉक टू कैच द ऑब्जेक्ट थ्रोन। कहता तीसरे नंबर के ऊपर वो जो आपको थ्रो ऑब्जेक्ट ने वो जो आपको एरर रिटर्न किया है उस एरर का जो आउटपुट है यानी उस एरर को किस तरह से हैंडल करना है, ये कोड जो है वो हम किस में लिखते हैं, कैच ब्लॉक्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका प्रोसेस था एक्सेप्शन हैंडलिंग का। उम्मीद है आपको सारी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।